हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक और सीरीज चलाया करते हैं, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। हमारी ये जो कक्षा है वो डेली सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। दूसरे भाग में हम आज के दिन की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो सब बातें कवर करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आज 24 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जितनी भी आज तक सुप्रभात सीरीज की क्लासेस हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने वहां पर प्रोवाइड आपको करवा रखी हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप सभी को सभी सोशल मीडिया लिंक्स का जो ब्यौरा है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। यदि आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट आपको दिखेगी अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जब आप कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ। डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। नाम से ही पता चल रहा होगा, करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है या फिर महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं कभी। अब चलो चलते हैं हम पहली न्यूज़ की तरफ। सेंटर नीड्स टू एग्जामाइन डिमांड्स ऑफ आंध्रा बिहार फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस केयरफुली। फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि केंद्र को एक बार अच्छे से विचार करने की जरूरत है, सावधानी से विचार करने की जरूरत है आंध्र प्रदेश और बिहार के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर। क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश और बिहार ये दो भारतीय राज्य जो है ना वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इसी को लेकर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो पहले रह चुके हैं उन्होंने ये कहा है। अभी जैसे बात करें इस नीति आयोग के बारे में, इस नीति की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये इसका पूरा नाम है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो आपको पता है, अध्यक्ष इसके होते हैं प्रधानमंत्री। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो थोड़ी सी हमें कहानी के बारे में पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की स्थापना कैसे हुई थी। आपने जरूर एक नाम सुना होगा योजना आयोग का, है ना। योजना आयोग एक ऐसा आयोग जो योजना बनाया करता था पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। और उन्हीं पंचवर्षीय अगर हम बात करें उन योजनाओं की तो उन्हीं योजनाओं के माध्यम से हम अपने राष्ट्र की आर्थिक रणनीति की देखरेख किया करते थे। ये बात है मार्च 1950 के आसपास की, जब योजना आयोग की स्थापना की गई। और बाद में काफी समय तक ये योजना आयोग जो है वो प्रभावी रहा और बाद में करते करते इसको समाप्त भी कर दिया गया 13 अगस्त 2014 को। ठीक है ना, 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त जब किया गया तो
उसके बाद एक नीति आयोग नामक नई संस्था की स्थापना की गई। तो योजना आयोग को समाप्त करके इस नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। और वो अपना पहला कार्यकाल निभा रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। अभी वापिस आ जाते हैं। इसी नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ये कहा है कि केंद्र सरकार को सतर्कता से विचार करना चाहिए इन मुद्दों पे, यानी कि आंध्र प्रदेश और बिहार की जो मांग है उनको लेकर। अब ये जो आंध्र प्रदेश है वो क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहा है? ये तो 2014 से ही ये मांग कर रहा है। इसका कारण बताया जा रहा है कि हैदराबाद है, जो कि पहले इनके अधिकार क्षेत्र में आया करता था, यानी कि हैदराबाद इन्हीं का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया तो उस तेलंगाना की राजधानी बना दी गई हैदराबाद, और हैदराबाद इनसे छिन गया। और उस हैदराबाद के क्या मायने थे आंध्र प्रदेश के लिए? तो इस हैदराबाद से इनको राजस्व की प्राप्ति हुआ करती थी। बहुत बेहतरीन यहां से वो पैसा कमा लिया करते थे, क्योंकि वो एक बड़ा विकसित क्षेत्र है हैदराबाद। ठीक है। तो अब जब तेलंगाना की स्थापना हो गई 2014 में, तो ये तो हैदराबाद जाना ही था। और आप सभी को पता है वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है ये हैदराबाद। इसी वजह से ये डिमांड कर रहे हैं। और ये जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश और बिहार के इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अगर महत्वपूर्ण तरीके से सावधानी पूर्वक विचार करेगी, तो फिर इसमें क्या है कि एक मिसाइल कायम हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि केंद्र के वित्तीय संसाधनों पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। आप सभी को पता चल गया है कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था हैदराबाद, और जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद इस तेलंगाना की राजधानी बना। अब जब आपसे ये पूछा जाए कि जो ये तेलंगाना है, जब आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था तो ये कौन से नंबर का राज्य बना? तो ये 29वां राज्य बना था उस समय। ठीक है ना, 29वां। लेकिन वर्तमान में तो 28 राज्य हैं। उसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब अस्तित्व में आया? जल्दी से आप ये क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ज्यादा इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 2 जून 2014, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। और जब हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इस आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। लेकिन जब हम वर्तमान के तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का जो वर्तमान का क्षेत्र है उसको आंध्र स्टेट में मिला दिया गया था, और फिर उस समय आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम इस पृष्ठभूमि को समझने से पहले मैप देख लेते हैं। ये आप यहां देख पा रहे होंगे, ये मैप है आंध्र प्रदेश का, और ये हमने उठाया है मैप्स ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट से। तो उनसे हमने ये मैप उठाया है, उन्हीं को समर्पित है। ये एक अच्छी वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे मैप्स मिलेंगे, भारत के, विश्व स्तर के भी। ठीक है। तो जाइए आप विजिट कर सकते हैं। अब चलो यहां पर देखिए, ये रहा तेलंगाना। ठीक है। ये तेलंगाना कभी इसी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और इस आंध्र प्रदेश की जो ये राजधानी है हैदराबाद, ये यहाँ पर डॉटेड दिखाई दे रही होगी। ये हैदराबाद इनका कभी हिस्सा हुआ करता था। आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था ये हैदराबाद, जो 2014 में तेलंगाना के उदय के साथ तेलंगाना की राजधानी के रूप में यहां से चला गया। ठीक है।
अब थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश का इतिहास रहा और किस प्रकार से ये तेलंगाना इससे अलग हुआ। ये बात है 1 नवंबर 1956 की, जब क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बहुत बार पूछा भी जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। फिर कुछ समय के बाद में 1969 में इस आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नाम रखा गया जय तेलंगाना आंदोलन। जय तेलंगाना आंदोलन ये शुरू हुआ ताकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्षेत्र को अलग किया जा सके। और फिर बाद में काफी लंबे समय तक ये आंदोलन चलता रहा धीरे धीरे। लेकिन फिर 2001 की जब हम बात कर रहे होते हैं, 2001 में इस तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई, और वो समिति कौन सी कहलाई जाती है कि चंद्रशेखर राव की समिति थी वो। उसे हम नाम दे देते हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति। यानी कि तेलंगाना किस प्रकार से बनेगा, उसकी गतिविधियों को लेकर एक समिति बना दी गई, जो इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए बनाई गई थी। बाद में कहा जाता है कि चुनाव हुए कांग्रेस के गठबंधन में, यहाँ पर टीआरएस पार्टी ने चुनाव लड़ा, और वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर एक पॉइंट जैसे हम बात करते हैं 2008 की, 2008 में एक पार्टी जिसकी बात करेंगे हम थोड़ी देर में, टीडीएस पार्टी, सॉरी टीडीपी पार्टी बोलते हैं उसको, तेलुगु देशम पार्टी। इस तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। वर्तमान में ये इसके अध्यक्ष हैं, और वो इसी टीडीपी पार्टी के ही हैं, यानी कि नारा चंद्रबाबू नायडू, जो कि अभी सीएम बने हैं, थोड़े ही दिन हुए हैं उनको। इस तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना की जो मांग थी उसको समर्थन दिया था। ठीक है, तो ये तेलुगु देशम पार्टी उस समय इनको समर्थन देने के लिए राजी हुई। और बाद में फिर चंद्रशेखर राव ने काफी समय के बाद, यानी कि लगभग 10-12 महीने के बाद 2009 में अनशन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो तेलंगाना राज्य की मांग करता हूं, और अगर आप हमें तेलंगाना राज्य को नहीं देते तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा। ये आमरण अनशन उन्होंने किया, और ऐसे करते करते काफी समय बीता चला गया। और भी बहुत सारी गतिविधियां इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर बाद में उस समय के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2014 में चले जाते हैं हम मोटी मोटी कहानी समझने के लिए। तो मुख्यमंत्री जो थे वो नहीं चाहते थे कि इस तेलंगाना के रूप में कोई अलग राज्य बनकर उभरे, इसलिए वो जो मुख्यमंत्री थे वो इस विभाजन के क्या थे, विरोध में थे। इसी वजह से फिर वो भी दिल्ली में धरने पर बैठ गए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब बात करें वो मुख्यमंत्री कौन थे, नाम आता है उनका किरण रेड्डी। तो फिर ऐसा ये इन्होंने तो पूरा प्रयास किया कि इसका भाग ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समय था 18 फरवरी 2014 का। 18 फरवरी 2014 को लोकसभा ने इस तेलंगाना विधेयक को पास कर दिया। लोकसभा में ये पास हो गया। अब जब लोकसभा में ये बिल पास हो गया तो फिर मुख्यमंत्री जो थे किरण रेड्डी, उनको धक्का लगा। उन्होंने फिर क्या कर दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा में पारित होने के बाद 20 फरवरी यानी कि 2 दिन बाद में ही क्या हुआ, ये जो विधेयक था वो राज्यसभा में भी क्या हो गया, पास हो गया। अब राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में भी हो चुका। तो फाइनली किसका इंतजार था? इंतजार था कि इस पर राष्ट्रपति कब साइन करेंगे। तो फिर उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने 1 मार्च 2014 को साइन कर दिए। ठीक है, साइन कर दिए इस पे, किसके? राष्ट्रपति के साइन हो गए। उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे?
प्रणब मुखर्जी। तो फिर बाद में उस राज्य में यानी कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, ताकि कोई भी इसमें एक बड़े स्तर पर विरोध ना कर पाए, एक व्यवस्था बनाई जा सके। तो अब साइन हो चुके, सब कुछ बातें हो चुकी, रास्ता क्लियर था कि तेलंगाना तो अब बन ही गया। बाद में फिर दिन आया 30 अप्रैल का, और 30 अप्रैल का फिर जब दिन आया तो फिर यहाँ पर क्या हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। और इसी चुनावों के साथ में क्या हुआ, लोकसभा के भी चुनाव इकट्ठे करवा दिए गए। लोकसभा की सीटें कितनी थी, 17, और विधानसभा की कितनी थी, 119। तो इन सीटों पर वहां पर एक साथ चुनाव हुए, और फिर करते करते 2 जून 2014 को जन्म हुआ किसका, तेलंगाना का। इस प्रकार से ये कहानी थी कि तेलंगाना कैसे बना, बड़ी बड़ी एक स्वरूप में मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको एक नाम बताया था, चंद्रशेखर राव, जिन्होंने एक समिति बनाई थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, है ना। तो चंद्रशेखर राव फिर इस तेलंगाना के पहले कौन बने थे, मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और इन्हीं के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी, इन्होंने ही उस आंदोलन को एक नई गति दी थी। ये तो बात किसकी हुई है, ये बात हुई है आंध्र प्रदेश की, कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम रहा। यही कारण है कि वो अब चाह रहे हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। पहले ये अलग हो गया, कल को कोई और कह देगा कि नहीं नहीं हम तो एक अलग राज्य बनाएंगे। तो कुछ होता ही है एक अपने राज्य को लेकर। लेकिन वर्तमान पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए, आंध्र प्रदेश की वर्तमान में कैसी स्थिति बनी हुई है। अभी आंध्र प्रदेश में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और ये कौन है, ये है नारा चंद्रबाबू नायडू। नारा चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में सीएम है, अभी बने हैं, थोड़े ही दिन हुए हैं, हफ्ता भर हुआ है, इन्होंने शपथ ली है सीएम के रूप में। और ये कौन है, ये एक फिल्म एक्टर भी हैं, इनका नाम है पवन कल्याण सिंह। पवन कल्याण सिंह बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं साउथ इंडस्ट्री के। और ये वहां पर किसके रूप में नियुक्त हुए हैं, तो ये अभी डिप्टी सीएम बने हैं। और जब हम बात करें, यहां पर एक तीसरी फोटो दिखाई दे रही होगी, इनका नाम क्या है, एस अब्दुल नाजिर। नाजिर, ये वहां के राज्यपाल हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, किसी भी राज्य में अगर कोई सीएम बनता है या फिर उसके मंत्रिमंडल की बात करें, तो उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, वहां के राज्यपाल करते हैं। तो माननीय नाजिर ने नारा चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। जब हम नारा चंद्रबाबू नायडू की बात करें, इन्होंने किस पार्टी की तरफ से लड़ा चुनाव, तो ये टीडीएस पार्टी के प्रमुख हैं, तेलुगु देशम पार्टी के। वैसे विधानसभा में 175 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। विधानसभा सीटों में इन्होंने बहुमत हासिल किया, और लोकसभा की सीटों में 25 सीटों में से उन्होंने 16 सीटें प्राप्त की थी। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ले रहे थे, तो आपने देखा होगा ये चेहरा, वो उनके दूसरे साइड में बैठे हुए थे, दूसरी कुर्सी पर। ठीक है ना। तो ये आंध्र प्रदेश का परिदृश्य हुआ, थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि दो बातें हुई ना, एक तो आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मांग कर रहा है, और दूसरा क्या है, बिहार भी। तो पहले आप बिहार के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जल्दी से बताएंगे, ये क्वेश्चन मुश्किल आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। 22 मार्च 1912, ये वो समय था जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। और ये वो दिन है जब अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल से अलग कर दिया इस बिहार के क्षेत्र को। क्योंकि पहले तो बंगाल बड़ा ही विस्तृत था, और उसका एरिया काफी फैला हुआ था।
तो बंगाल से अलग करके बिहार को बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। समय बीतता चला गया और जब हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय इस बिहार को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो जब हमारा भारत गणतंत्र भारत बना तो बिहार एक राज्य के रूप में हमारे समकक्ष उपस्थित रहा, ऐसे आप मान के चलिए। काफी समय बीतता चला गया और फिर 15 नवंबर 2000 की जब हम बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 को इस बिहार के दक्षिण में जो एरिया था, यानी कि दक्षिणी बिहार आप कह सकते हैं, तो फिर इससे क्या हो गया, झारखंड नया राज्य बना दिया, है ना। तो ये भी क्या है, अब बिहार के जो हैं उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से तो कोई कल को कोई और स्टेट बना दिया जाएगा, तो ये भी स्टेटस की मांग कर रहे हैं कि इनको विशेष कैटेगरी का स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, झारखंड नामक नया राज्य बनाया कब, 15 नवंबर 2000 को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो ये कहानी जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें बिहार के बारे में, तो ये आप बिहार का मैप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए बिहार का मैप। और यहां पर आप देखोगे जब इस बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो आप कहेंगे इसमें 38 जिले हैं। और यहीं लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहां पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 243। विधानसभा 243। ये जो मैप है वो भी हमने मैप्स ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, तो ये उन्हीं को समर्पित है। अगर चलो बातें हुई ही है तो थोड़ा सा हम पहले चलो बिहार के बारे में देख लीजिए। बिहार की राजनीति में अभी किसका नाम चल रहा है, ये तो चेहरा आपने देखा ही होगा, ये है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो हैं वो कौन सी पार्टी के हैं, तो ये इनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम जेडीयू के नाम से जानते हैं। जेडीयू के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। और लोकसभा चुनाव जो अभी हुए हैं 2024 के, इसमें इनकी पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब अपने तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ले रहे थे तो ये उनके बगल में तीसरे नंबर पर बैठे थे। पहले वो खुद थे, दूसरे नंबर पे चंद्रबाबू नायडू, तीसरे नंबर पे ये थे। आपने वो फोटोज जरूर देखी होंगी। और जब हम बात करते हैं इनकी, ये चेहरा भी आपने देखा होगा, तो ये है अर्लेकर, विश्वनाथ अर्लेकर। विश्वनाथ अर्लेकर ये बिहार के क्या हैं, माननीय राज्यपाल है, इन्होंने ही शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश और बिहार के बारे में मैंने आपको एक कहानी समझाने का प्रयास किया है। अगर हम थोड़ा सा इन दोनों राज्यों के कंपैरिजन की बात करें जिससे आपको चीज कंफर्म हो जाए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों ने ही क्या है, मांग की है कि इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इन दोनों के बारे में अगर बात करें, आंध्र प्रदेश का मतलब स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 नवंबर 1956 को मना था। और इस आंध्र प्रदेश के अलावा जब बिहार को देखा जाए तो इसकी स्थापना कब हुई, 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, तो आपको पता है तेलंगाना राज्य इससे अलग हुआ। और वो कब की बात है, जब तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया, तो वो बात है 2 जून 2014 की। और जब हम बिहार से बात करें तो बिहार से कौन सा एरिया अलग हुआ था, तो इससे झारखंड बना था। और झारखंड कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 की बात है, जब बिहार से अलग होकर झारखंड एक राज्य बना दिया गया। यही वो कारण है जिसकी वजह से ये स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं कि कल को ऐसा ना हो कि कोई दूसरा एक नया राज्य हमसे अलग होकर बना दिया जाए।
वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं, तो इसमें 26 जिले हैं। और वहीं जब हम बिहार की बात करें, बिहार में कितने जिले हैं, तो आप कहेंगे इसमें 38 जिले हैं। ठीक है, वर्तमान की दृष्टि से अगर आप एरिया को भी देखना चाहें, आंध्र प्रदेश कितने एरिया में फैला हुआ है, 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। पहले तो ये एरिया में काफी बड़ा था क्योंकि तेलंगाना भी इसका हिस्सा हुआ करता था। बिहार का अगर हम एरिया देखें वर्तमान की दृष्टि से, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। झारखंड भी इसका जब हिस्सा हुआ करता था तो इसका भी एरिया काफी फैला हुआ था। और जब हम वर्तमान की दृष्टि से अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें, तो इस की राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की, तो इसका नाम आता है अमरावती। और पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। अब हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की है, जो इससे अलग होकर बना। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और ये पटना को हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र के नाम से। इस पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, हर्यक वंश के तीसरे राजा उदयन ने बसाया था। ठीक है, और वहीं जब हम बात करें इस आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको इसमें पता ही होगा, इसमें 25 सीटें हैं। अभी हाल ही में हुए जो लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा के गठन के लिए, उसमें से 16 सीटें किसने प्राप्त की हैं, टीडीपी ने, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू हैं। इसी पार्टी के जो मुखिया हैं वो सीएम के रूप में किरदार निभा रहे हैं अभी वर्तमान में। और जब हम बात करें बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। और इनमें से अगर हम बात करें जो सीएम है, सीएम कौन है, तो आपको पता है नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जो सीएम है उनकी पार्टी का नाम क्या है, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। अब इस जेडीयू ने कितनी सीटें जीती थी, उसमें 12 सीटें जीती थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये बातें हैं। और बातें हो सकती हैं, बिहार में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां मूल रूप से तेलुगु को मान्यता दी गई है। ठीक है ना, तो और भी बातें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे डिप्टी सीएम कौन है और वहां पर डिप्टी सीएम कौन है। ठीक है, तो बातें तो ऐसे लंबी चलती ही रहनी है, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया ना। अब आपके मन में एक पॉइंट रह ना जाए, इसी वजह से मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी तेलंगाना के बारे में, आपको अभी याद है तेलंगाना कब बना, 2014 में बना। और जब ये बना तो कौन सा राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया था, तो यानी कि आप ये कहेंगे कि ये जब बना था ना, तो ये 29वां राज्य बना था। तो अब अगर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो फिर कितने हैं ये, वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य हैं, तो आप कहेंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, कई बार ऐसा होता है कि मन में रह जाता है और बाद में फिर क्या है, हम पूछते भी नहीं है। इसी वजह से मैं आपको बता ही देता हूं, जब तेलंगाना बनाया गया था तो ये 29वां राज्य था। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 29 राज्य हो गए 2014 में। ईयर वाइज बता देते हैं, चलो 29 राज्य हो गए। और उस समय हमारे यहां पर केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7 थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और फिर जब बात करते हैं हम 2019 में, 2019 में से क्या हो गया, इसमें 28 राज्य रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको क्या है, खत्म कर दिया। क्योंकि वहां से धारा 370 जैसे ही हटी, हमने उसको राज्य के रूप में जो एक स्वरूप था उसका वो खत्म कर दिया। और इस जम्मू कश्मीर राज्य से अब 2 यूटी हमने क्या कर दी, बना दी। अब 2 यूटी जैसे ही बनाई तो फिर कितनी यूटी हो गई, तो फिर हमारे पास हो गई 9 यूटी, यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए।
ठीक है, ये कहानी भी आपको साथ में पता लग जाएगी। ये 2019 की बात है। फिर समय बीतता चला गया और हम चलते हैं 2020 में। 2020 में भी बात करें 26 जनवरी की, 26 जनवरी 2020 में, तो राज्य कितने रहे? 28 राज्य रहे। राज्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया 2020 में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन कर दिया गया। तो उसमें क्या था? 9 केंद्र शासित प्रदेश से, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, उनमें से 2 के नाम आते हैं दमन और दीव, दमन और दीव, और एक नाम था दादरा और नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली। ये पहले अलग अलग यूटी हुआ करते थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 2020 26 जनवरी को इन दोनों को एक ही यूटी बना दिया। यानी कि अब क्या है, इन दोनों का विलय कर दिया गया। तो जब विलय कर दिया तो जाहिर सी बात है एक संख्या कम हो गई, और एक संख्या जैसे ही कम हुई तो फिर आप ये कहेंगे कि 2020 में फाइनली हमारे पास क्या बचा? 28 राज्य बचे और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। सही है ना? समझ में आ गया ना? 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। तो वर्तमान में हमारे पास यही तो है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसी कहानी थी। आपको बिल्कुल भी मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रखना है। क्लियर है? यहां पर ये आप हमारा प्यारा भारत देख सकते हैं, उनका मैप देख पा रहे होंगे। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी अलग अलग बनी हुई हैं। पहले ये एक राज्य हुआ करता था 2019 से पहले, क्योंकि यहां पर धारा 370 लगी हुई थी। ठीक है, तो ये 2019 के बाद की बात है कि ये यूटी बन गई। इसके बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता वैसे नहीं है ना कि कैसे ये बना। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह के द्वारा, हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा राज्यसभा में ये प्रस्ताव पेश किया गया था, और उसी दिन ये पारित भी हो गया। चलो लिख देता हूं, 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में ये क्या हुआ था? पारित हुआ। और उसी दिन पारित हुआ जिस दिन ये प्रस्ताव रखा था। फिर क्या हुआ? अगले दिन इस प्रस्ताव को लोकसभा में पारित कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे चलो लिख देते हैं राज्यसभा, और यहां पे लिख देते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में पारित होने के बाद फाइनल क्या बनता है? साइन बनते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के। तो 9 अगस्त 2019 को इस पर क्या हुआ? राष्ट्रपति के साइन हुए। साइन, क्योंकि उनके साइन के बगैर कोई भी विधेयक क्या नहीं बन सकता? कानून नहीं बन सकता। तो फिर इसमें धारा 370 की क्लॉज 1 को छोड़कर सभी प्रावधान समाप्त कर दिए गए, और ये हमारे भारत का हिस्सा बन गया बढ़िया तरह से। हमारा भारतीय संविधान भी यहां पर क्या हो गया? पूर्ण तरीके से लागू हो गया। ऐसी कहानी थी। और इस प्रकार से किस प्रकार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में बचे हुए हैं, वो कहानी मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लोकसभा सेशन टू बिगिन फ्रॉम जून 24 विद ओथ टेकिंग स्पीकर इलेक्शन। 18वीं लोकसभा, आपको पता है 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है हाल ही में। 18वीं लोकसभा का गठन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। बाकी मंत्रिमंडल ने भी शपथ ले ली है। ठीक है, और अब जो लोकसभा चलेगी उसके लिए प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति की गई है। आप सभी को पता है, नाम उनका क्या है? भर्तहरि मेहताब। भर्तहरि मेहताब जो हैं उनको किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर इसका मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन अभी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। अस्थायी अध्यक्ष तो चुन लिया गया है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया है। अभी लोकसभा यानी कि आज से लोकसभा का सेशन शुरू होने वाला है। 18वीं लोकसभा का सेशन आज शुरू होगा। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह भी इसमें होने वाला है, और अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। लेकिन अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? 26 जून को, यानी कि 2 दिन बाद। आज 24 जून है, 25 और 26,
परसों होगा, ठीक है। और इसी के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा और साथ में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने मंत्री परिषद का इस सदन से क्या करवाएंगे, एक इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि ये हैं हमारे गृह मंत्री, ये है हमारे रक्षा मंत्री, ये है हमारे कृषि मंत्री। इस प्रकार से एक इंट्रोड्यूस करवाएंगे सभी को, एक नए मंत्रिमंडल को इस सदन में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 18वीं लोकसभा के लिए जो प्रोटेम स्पीकर भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया है। विरोध किस लिए किया है? क्योंकि भर्तृहरि मेहताब जो है ना, वो मूल रूप से कहां से हैं? वो तो कटक से हैं। कटक से वो 7 बार सांसद हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं, ठीक है। कटक कहां पर है? ओडिशा में है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो फिर किसको बनाया जाना चाहिए? उनका कहना है कि एक व्यक्ति हैं, केरल से हैं, वो वहां से 8 बार सांसद हैं, उनको बनाया जाना चाहिए था। इसी वजह से कांग्रेस ने इस पे विवाद कर दिया है। अभी ये जो पहला सत्र शुरू होने जा रहा है आज, इसमें प्रभाव तो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो विरोध तो कर रहे हैं और अभी वो इस सत्र में भी वो विरोध करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थाई अध्यक्ष, उनका फिर क्या काम होता है, क्यों कर रहे हैं ये विरोध? अस्थाई अध्यक्ष, जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक अध्यक्ष के जो भी दायित्व बनते हैं उनका निर्वहन करने का जिम्मा होता है प्रोटेम स्पीकर के पास में, ठीक है। अब आपको मैंने बता ही दिया कि 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष भी चुन लिए जाएंगे उसके बाद, है ना। तो फिर तो पता लग गया आपको। तो भर्तृहरि मेहताब 7 टर्म्स मेंबर हैं, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जिनको नियुक्त किया गया है। अभी देखते हैं किस प्रकार से कांग्रेस इस पर एक अपनी प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि केरल के 8 बार सांसद जो है ना सुरेश, उनको बनाया जाना चाहिए, उनको नहीं बनाया गया। हालांकि इतना बड़ा इशू तो नहीं रहता है, लेकिन परंपरा यही है कि जो सीनियर हो उन्हें बनाया जाना चाहिए। तो सीनियर तो सुरेश हैं जो कि 8 बार सांसद हैं, है ना। तो चलिए, ये आप दिखाई मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा लोकसभा का ये सदन, ये हमारी नई संसद भवन की लोकसभा सदन का ये एक दृश्य है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? अभी अभी हम बात कर रहे हैं 18वीं लोकसभा के सत्र की, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद की। अब आप ये बताओ कि लोकसभा का जो पहला सत्र था वो कब शुरू हुआ था? 18वीं लोकसभा की तो बात कर ली हमने। क्या आपको ये पता है पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना डी ऑप्शन, तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आपने। लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। और पहली लोकसभा का गठन कब किया गया? पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया। जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 के, उसके बाद से 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, उसी प्रकार से हम जब बात कर रहे होते हैं 1951 अक्टूबर के आसपास की, उस समय पहले आम चुनाव हुए और ये फरवरी 1952 तक चले थे। 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ और इस पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए, जीवी मावलंकर का नाम आता है। जीवी मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और इससे पहली जो चल रही थी पहली, और इससे पहली कौन सी चल रही थी? 17वीं लोकसभा। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। और जब हम बात करें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, अभी चुने नहीं गए हैं। कब चुने जाएंगे? 26 जून को चुने जाएंगे।
हैं, तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए 2 दिन, उसके बाद में पता लग जाएगा कि कौन रहेंगे अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के। ये आपकी कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे पढ़ लीजिए। अगर आपको अपनी इस कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए। इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ। नाम से पता चल रहा है टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, वही पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। आज का दिन क्या मायने रखता है हमारे लिए, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जयंती की बात करेंगे, उसके बाद पुण्यतिथि की। आज इनकी जयंती है। इनका नाम क्या है, दामोदर हरि चापेकर। ये 3 भाई थे जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं, है ना। ये इतिहास में बहुत बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। चापेकर बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध रहे ये 3 भाई। अभी मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा बता देता हूं, इनका जन्म कब हुआ था। 24 जून 1869 को इनका जन्म हुआ। और इनको फांसी कब दी गई थी, 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दी गई। अब आपको पता लग गया कि इनका जो टाइम पीरियड था वो कब की बात है, ये 19वीं सदी की बात हो रही है। तो पहले आप एक क्वेश्चन बता दो, निम्नलिखित में से जो चापेकर बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, तो उनके बारे में जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे सभी। सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल वैसे है नहीं, जल्दी जल्दी बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा इसमें हरिपंत चापेकर तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हरिपंत चापेकर कौन थे, इन चापेकर बंधुओं के पिताजी थे। बाकी जो नाम बच गए, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, तो आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया। इन सभी भाइयों के आदर्श कौन थे, तो नाम आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे और यही इनके आदर्श थे। फिर जैसे बाकी इन तीनों भाइयों की बात करते हैं, यानी कि चापेकर बंधुओं की बात करते हैं, इन्होंने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से इनको फांसी दे दी गई। मैंने अभी आपको क्या बताया था, दामोदर हरि चापेकर के बारे में। इनको फांसी 18 अप्रैल 1898 को दी गई थी, है ना। तो उससे पहले जैसे हम बात करें, समय था पुणे के आसपास में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। प्लेग ये एक बीमारी है, आप सभी को पता ही है। तो प्लेग की बीमारी से सभी परेशान थे और इसी वजह से पुणे के एक अधिकारी थे, रेड एंड एरस्ट प्लेग अधिकारी। एक का नाम आता है रैंड और एक का नाम आता है एयरस्ट। अब ये प्लेग की जो बीमारी थी इसकी वजह से सभी परेशान हो गए और ये जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, इन्होंने कुछ काम करना नहीं था। इसी वजह से ये तंग आ गए। चापेकर बंधु और दामोदर और बालकृष्ण ने मिलकर इन प्लेग अधिकारी की क्या कर दी, हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी फिर इनको पकड़ लिया गया। अब पकड़ लिया गया तो जाहिर सी बात है, अंग्रेज क्या करते थे, फांसी दे दिया करते थे। फिर इनको फांसी दे दी गई। जब हम बात करें ये हत्या कब की गई थी, तो ये बात है 22 जून 1897। तो 22 जून 1897 को
हत्या कर दी इन्होंने, भाइयों ने मिलकर। और ऐसे कहा जाता है कि रेड एंड एरस्ट की जो हत्या थी वो यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। इसी हत्या के सिलसिले में इन भाइयों को गिरफ्तार किया गया। और जैसे बात करें, सबसे पहले किसको फांसी पर लटकाया गया? दामोदर हरी चापेकर को 18 अप्रैल 1898 को फांसी हुई। अगले साल फांसी दे दी इनको, हत्या के अगले साल। फिर जैसे इनके एक भाई थे बालकृष्ण चापेकर, उनको कब फांसी दे दी गई थी? उनको फांसी दे दी गई 12 मई 1899 को। ठीक है। और भी इनके एक भाई थे जिनको हम वासुदेव चापेकर के नाम से जानते हैं। इनको कब फांसी दे दी गई थी? 8 मई 1899। पहले फांसी दे दी गई दामोदर हरि चापेकर को, उसके बाद में वासुदेव चापेकर को, और फिर बालकृष्ण चापेकर को। इस प्रकार मातृभूमि की रक्षा करते हुए और अंग्रेजों का विरोध करते हुए इन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। ऐसे थे हमारे चापेकर बंधु, जिनके आदर्श रहे बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से आज हम हैं। ठीक है ना। और हम एक बड़े सुकून की सांस ले पा रहे हैं। तो हम इन जैसे वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन भी वनडे एग्जाम में पूछा गया है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूं वो लगभग कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शंस में घुमा देता हूं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बंगाल विभाजन से पहले हुई थी? तो नाम आएगा चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। और ये प्लेग कमिश्नर की हत्या कब की थी? अभी मैंने आपको बताया, ये समय था 22 जून 1897 का, जब इन तीनों भाइयों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी थी? रेड एंड एरस्ट की हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो ये 1919 की बात है। अमृतसर में अंग्रेजों के द्वारा गोलियां बरसा दी गई थी और इसी वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग उसमें क्या हुए थे? मारे गए थे, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और वैसे ये कब की घटना है? तो ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की। सभी लोग रोलेट एक्ट के विरोध में खड़े हुए थे, और जिसे हम काला कानून कह देते हैं। काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, जा सकता था। और इसी वजह से सभी लोग जब विरोध करने लगे तो उसमें दो नेताओं का नाम आता है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के विरोध में सभी लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, और जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और ये क्या कहलाया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया। चोरी चोरा घटना की बात करें तो ये 5 फरवरी 1922 की बात है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक ऐसी हिंसात्मक घटना हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान की बात है। कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के पुलिस चौकी को जला दिया और उसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे भी गए थे। और इसी के एक हफ्ते के भीतर उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करता हूं, क्योंकि मेरी इस आंदोलन की कड़ी में अब हिंसा आ चुकी है और मैं हिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी चोरी चोरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। काकोरी कांड के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये घटना है 1925 की। 1925 में कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूटा था जिसे नाम दिया जाता है 8 डाउन ट्रेन। ठीक है। इसका मूल विचार किसके किसके नाम आता है? मूल विचार जो था राम प्रसाद बिस्मिल का था। उन्होंने फिर इकट्ठे होके 9 अगस्त 1925 को उस ट्रेन को लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, मथमथ नाथ गुप्त, ये सब जो थे ना, वो काकोरी ट्रेन एक्शन में सम्मिलित थे। तो जब हम बात करें बंगाल विभाजन की, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसने किया? कर्जन ने।
तो आपको ये बताना था कि बंगाल के विभाजन से पहले की घटना कौन थी है। तो 1897 में जो चापेकर बंधुओं ने पलैक कमिश्नर की हत्या की थी, वही सबसे पहले घटना घटित हुई थी। उसके बाद में कौन सी घटना घटित हुई? ये कमिश्नर की हत्या के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड के बाद में चौरी चौरा कांड और फिर काकोरी कांड। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, वनडे एग्जाम में पूछा गया था एक बार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? तारा सिंह। तारा सिंह ये एक प्रसिद्ध कट्टर सिख व्यक्ति हुए हैं अपने इतिहास में। और इनको किस वजह से जाना जाता था? इनको मास्टर ताराचंद, मास्टर तारा सिंह कहा जाता था। और इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 24 जून 1885 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1967 को हुई। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? रावलपिंडी में हुआ, अविभाजित भारत। और उस समय पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा ही हुआ करता था। 22 नवंबर 1967 को क्या हुआ था? इनकी मृत्यु चंडीगढ़ में हुई, भारतीय पंजाब में। ठीक है। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे। जब आपसे ये पूछा जाए कि तारा सिंह इनका मूल नाम क्या था, तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। भारत के प्रसिद्ध सिख नेता मास्टर तारा सिंह का मूल नाम क्या था? अगर आपने लिखा होगा नानक चंद, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और ऐसे कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ये बात है 1930 की। महात्मा गांधी के बारे में तो आपको पता है कि वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चले थे और वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। उन्होंने वहां नमक बनाया। नमक कर अधिनियम जो अंग्रेजों ने लागू किया था, वो महात्मा गांधी ने तोड़ दिया। उस असहयोग सॉरी उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था मास्टर तारा सिंह ने। 1932 के ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक निर्णय के भी ये विरोधी रहे थे, क्योंकि उसमें सांप्रदायिक पंचांट उसे हम बोलते हैं, जिसमें जो दलित वर्ग थे उनको भी हिंदुओं से अलग मानते हुए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करके दी गई थी, है ना। तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। बाद में काफी समय के बाद, जैसे कहा जाता है कि एक स्कूल था, उसमें प्रधान अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। लायलपुर नाम की जगह है, लायलपुर। और इसी वजह से इनका नाम मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मास्टर जी इनको कहने लगे थे। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अब हम चलते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जानने के लिए। तो ये शायद आपने इनके बारे में सुना हो। इनका नाम है पंडित शरदाराम शर्मा। पंडित शरदाराम शर्मा, आज इनकी पुण्यतिथि है। इनका जन्म 30 सितंबर 1837 ईस्वी में हुआ। और उस जगह का नाम था फुल्लोर। फुल्लोर ये कहाँ है? वर्तमान की दृष्टि से ये भारतीय पंजाब का हिस्सा है, जालंधर जिसे हम कह देते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? 24 जून 1881 को हुई थी। ठीक है। कहाँ पे? लाहौर में। और उस समय ये हमारे भारत का हिस्सा ही था, यानी कि आज़ादी से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको किस वजह से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इनकी एक रचना है, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है, उस आरती की रचना की थी इन्होंने पंडित श्रद्धाराम शर्मा। जब आपसे ये पूछा जाए कि इन्होंने किस वर्ष ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की थी, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा इसमें 1870, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है।
इसके अलावा इनकी और भी कई रचनाएं थी, जैसे हम बात करें सत्यधर्म, मुक्तावली, ये भी इन्हीं की रचना है। और शतोपदेश, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और एक रचना इनकी थी पंजाबी बातचीत। मैंने कहा ना इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जालंधर में। पंजाबी भाषा से भी ये वाकिफ थे। हिंदी गद्य में खड़ी बोली का ये जो मिश्रण था वो भी देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि इन्होंने 1870 के आसपास ये रचना रचित की थी, ओम जय जगदीश हरे। और ये किस प्रकार से ओम जय जगदीश हरे प्रसिद्ध हुई, तो आपने एक मूवी भी देखी होगी, मनोज कुमार एक्टर रहे हैं प्राचीन समय के, कुछ टाइम पहले। और मनोज कुमार जो एक्टर थे उनकी एक मूवी आई थी पूर्व और पश्चिम, शायद आपने वो मूवी देखी भी हो। अगर देखी नहीं होगी तो उसका पोस्टर जरूर देखा होगा। उस पूर्व और पश्चिम नामक मूवी में किरदार निभा रहे थे मनोज कुमार। उसी मूवी में ओम जय जगदीश हरे आरती जो है वो पहली बार गाई गई। उसके बाद में तो ये प्रसिद्ध हो गई थी। ये है उस मूवी का पोस्टर, ये है मनोज कुमार, बॉलीवुड के क्रांतिकारी अभिनेता माने जाते हैं और मेरे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं। ठीक है, टॉप लिस्ट में आते हैं। तो चलिए, आप देख भी सकते हैं इस मूवी को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। आज इनकी भी पुण्यतिथि है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बारे में तो आपने बखूबी सुना भी होगा। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। कहाँ पर? बांदा। ये बांदा किसका हिस्सा है? तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, यानी कि 24 जून 1564 को इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? अचलपुर। और ये अचलपुर किस क्षेत्र का हिस्सा है वर्तमान की दृष्टि से? तो ये महाराष्ट्र का एरिया है। उत्तर प्रदेश में जन्मी महारानी दुर्गावती की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई। ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में अनेकों मंदिर बनवाए थे, अनेकों मठ बनवाए, अनेकों कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। ठीक है। एक आपने इनके नाम पर शायद विश्वविद्यालय भी सुना होगा, दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। तो जबलपुर में एक विश्वविद्यालय बना हुआ है, इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। ठीक है ना। रानी दुर्गावती ने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल और अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। ठीक है ना। चेरीताल अपनी दासी के नाम पे, खुद के नाम पर रानीताल, और इनके एक विश्वस्त हुआ करते थे आधार सिंह, उनके नाम पर क्या बनवाया? आधारताल। जब आपसे पूछा जाए कि ये कौन से वंश की थी, आप ये बताएंगे कौन से वंश की थी? जल्दी से बताएं। इनके बारे में आईने अकबरी में भी लिखा हुआ है। आईने अकबरी के बारे में तो आपको पता ही होगा, अकबर की जीवनी के बारे में पता लगता है। आईने अकबरी किसके द्वारा रचित है? अबुल फजल के द्वारा रचित है। उस अबुल फजल ने आईने अकबरी में दुर्गावती के शासनकाल में एक जो भी घटनाक्रम था, एक सामाजिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था, व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में वर्णन किया है। उसने कहा है कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी। यानी कि ऐसा समृद्ध एरिया था वो गोंडवाना। तो इनका जो अधिकार रहा कहाँ पर रहा, यानी कि इनका शासनकाल कहाँ पर रहा? गोंडवाना क्षेत्र पर इन्होंने राज किया। तो ऐसी किस प्रकार से इन्होंने वहां पर राज किया होगा? मूल रूप से अगर देखा जाए ना तो इनकी शादी हुई थी वहां पर गोंडवाना क्षेत्र में। तो ये गोंडवाना क्षेत्र किसका हिस्सा है? मध्य प्रदेश का आप मान सकते हैं। ठीक है।
और बात है ये 1542 के आसपास की, जब इनकी शादी हुई थी। गोंडवाना साम्राज्य के एक राजा हुआ करते थे, गोंडवाना साम्राज्य, उनका नाम आता है राजा संग्राम सिंह। सुना है नाम आपने? संग्राम शाह बोल देते हैं उनको वैसे। राजा संग्राम सिंह जो शाह है ना, उनके एक बेटे हुआ करते थे, सबसे बड़े बेटे दलपत शाह। कहा जाता है कि गोंडवाना के जो राजकुमार दलपत शाह थे ना, उनके साथ रानी दुर्गावती की शादी हुई थी। और वैसे ये जो दलपत शाह का राजवंश था, उसे नाम दिया जाता है राजगोंद वंश। राजगोंद वंश बोल देते हैं, गोंदवाना साम्राज्य बोल देते हैं। तो यहाँ पर इनकी जब शादी हुई, ऐसे कहा जाता है कि 3 साल बाद में, यानी कि 1545 में इनका एक बेटा भी हुआ। बेटे का नाम रखा गया वीर नारायण। और बेटे के 5 साल के हो जाने के बाद, यानी कि बेटे के जन्म के 5 साल बाद 1550 में दलपत शाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब दलपत शाह की मृत्यु हो गई, बेटा अभी 5 साल का है, तो फिर गद्दी की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली। इसी वजह से फिर एक बढ़िया व्यवस्थित क्रम से इन्होंने शासन किया। और इसके बारे में जिक्र किसने किया है अपनी रचना में? अबुल फजल ने आईने अकबरी में कहा है कि बहुत ही समृद्ध एरिया था गोंडवाना, जब वहां पर दुर्गावती शासन कर रही थी। लोग अपने मन मर्जी से वहां पर क्या करते थे? टैक्स दिया करते थे, स्वर्ण मुद्राएं, और तो और वो कभी हाथी भी दे दिया करते थे टैक्स के रूप में। ऐसा वर्णन किया है अबुल फजल ने आईने अकबरी में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता लग गया। क्या आप ये बता सकते हैं रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी? इसमें ऑप्शन आपको टिक करना है, चंदेल वंश। ठीक है, मूल रूप से, यानी कि जन्म से ये कौन से वंश की थी? तो चंदेल वंश की ये राजकुमारी थी, चंदेल वंशी। और इनकी शादी जो हुई वो कौन से वंश में हुई? तो आपको बताया अभी मैंने, राजगोंद वंश, जिसे हम नाम दे देते हैं गोंडवाना साम्राज्य का वंश। ठीक है, तो चंदेल वंश की राजकुमारी, राजगोंद में इनकी शादी हुई। एक बेटा इनका था वीर नारायण। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने शासन किया। और जब इन्होंने बागडोर संभाली अपने पति की मृत्यु के बाद, यानी कि 1550 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने फिर सिंहलगढ़ के किले को, सिंहगढ़ का किला बोलते हैं उसे, उसको राजधानी नहीं बनाया। तो फिर राजधानी किसको बनाया इन्होंने? चोरागढ़ को राजधानी बनाया। चोरागढ़ को राजधानी बनाया किसने? रानी दुर्गावती ने। तो आज इनकी क्या है? आज इनकी पुण्यतिथि है। हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी वीरांगनाओं की वजह से एक बहुत सी महिलाओं को सीख लेनी चाहिए कि महिलाएं कभी भी कमजोर नहीं होती हैं, वो भी सशक्त हैं। ये आपकी कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट एटसेट्रा, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए।
किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको इस कक्षा का दूसरा भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, कक्षा को शेयर कर दीजिए, चैनल को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को अभी तक तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। edurohi24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।